पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरा पाकिस्तान धधक उठा है। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। तो आज शाम 7 बजे 7 सवाल में कार्यक्रम में हम इन्हीं तमाम हालात की बात करेंगे। हमारे सातों सवाल आज इसी मसले पर केंद्रित होंगे और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, बारूद के ढेर पर बैठे पाकिस्तान में क्या गृह युद्ध के हालात बन गए हैं? आपको बताएं कि पाकिस्तान में आम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन वहां के सियासतदान आवाम को इस दलदल से निकालने के बजाय अपनी कुर्सी के पाए मजबूत करने में जुटे हैं। सियासी तमाशा तो कई दिन से चल रहा था, लेकिन इमरान की गिरफ्तारी के बाद शोले भड़क उठे हैं, जिसमें पूरा पाकिस्तान जलता हुआ दिखाई दे रहा है। बारूद के ढेर पर बैठा पाकिस्तान, हमारे कप्तान को सड़कों पर सेना के खिलाफ आवाम, अस्थिरता के जाल में उलझता मुल्क, गृह युद्ध के दलदल में धंस रहा है देश। मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मानो पाकिस्तान में भूचाल आ गया। पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा इमरान को अरेस्ट करने के बाद इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूट गया और वो लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। गिरफ्तारी से आक्रोशित पीटीआई कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर हिंसा और उपद्रव शुरू कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखें, पंजाब प्रांत में स्थिति बेकाबू हो गई है। यहां जमकर हिंसा हुई है। हजारों की संख्या में इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हैं और वो सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं। इमरान के समर्थक सेना और सुरक्षा बलों को सीधी चुनौती दे रहे हैं। इतना सा ध्यान चाहिए ना खान को, छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जिसका कोई जुर्म नहीं है तो हमारे से वापस लिया जा रहा है, पड़ गया था। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है, लेकिन हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से पंजाब प्रांत में अब सेना को तैनात कर दिया गया है। स्थिति हाथ से निकलती देखकर अब सेना ने भी आखिरकार मोर्चा संभाल लिया है। उससे पहले पंजाब प्रांत में ही हिंसा में शामिल इमरान के 1000 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। यहां जारी हिंसा में अब तक 130 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। पेशावर में भी गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी सेना की तैनाती का आदेश दे दिया गया है। हालात को देखते हुए सेना को सरकारी और महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। लोगों में इस कदर नाराजगी है कि पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में भी उन्होंने कई जगहों को आग के हवाले करने के साथ साथ लूटपाट भी की। पाकिस्तान में अफरा तफरी और अराजकता के माहौल के बीच उपद्रवियों पर नकेल कसने की कोशिश शुरू कर दी है। अब तक करीब 1000 से ज्यादा उपद्रवियों को अरेस्ट किया जा चुका है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की मदद से तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को भी अरेस्ट किया जा रहा है। आज पीटीआई के वरिष्ठ नेता असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। असद की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर में हुई, जहां वो वकीलों से इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को लेकर चर्चा कर रहे थे।
तो पाकिस्तान में जिस तरह से आवाम सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रही है, उसे संभालना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। पंजाब में पीटीआई कार्यकर्ताओं के उपद्रव में लाहौर के बड़े पुलिस अधिकारियों तक को चोटें आई हैं। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, क्या फिर मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान के ताजा हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव हैं और इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता फखर यूसुफजई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ताजा सूरत हाल की जानकारी मैं फखर से ही लेना चाहूंगा। फखर, जिस तरीके से लोग बेकाबू हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, तो जहन में एक स्वाभाविक सवाल है, क्या मार्शल लॉ के हालात बन गए हैं? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। हालात तो वाकई बहुत ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और कुछ शहरों में तो काफ़ी है, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर टॉप पे है। फिर उसके बाद कराची आता है, जो बड़े शहरों में काउंट होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मार्शल लॉ लगाने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है या ऐसी कोई सलाह दी जा रही है या कोई एक्शन लिया जा रहा है। हाँ, अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और सारे मीडिया हाउसेज उसको चला रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि कल जिस तरह लोगों ने जो कुछ किया, वो कोर कमांडर हाउस हो, GHQ हो, पेशावर में मुख्तलिफ वो आर्मी की इंस्टॉलेशन हो, उसके ऊपर हमले किए, अटैक्स किए। कहते हैं कि अगर इसके बाद किसी ने कोशिश की तो वो बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा, और फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये उस ग्रुप के ऊपर होगी जो ये कुछ कर रहा होगा। तो मेरे ख्याल में अब उन्होंने डिसाइड कर लिया आफ्टर 24 आवर कि एनफ इज एनफ, अब रोकना है और ये चीज खत्म करनी है। इसलिए आर्मी की डिप्लॉयमेंट हुई है इस्लामाबाद में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। 144 इम्पोर्ट हुआ है बलूचिस्तान और सिंध में भी। तो इससे ये चीज अब नजर आनी शुरू हो गई है। फखर, यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी हो जाता है। जो हालात आप बयां कर रहे हैं कि तमाम इलाकों में इस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं, तो एक चीज समझना यहाँ पे जरूरी है, वो ये कि ये जो आगजनी हो रही है, ये तोड़फोड़ हो रही है, ये इमरान समर्थक पीटीआई कार्यकर्ता ही केवल कर रहे हैं या फिर इसमें आवाम, एक जनरल जो पीपल है, उनकी भी भागीदारी है? देखिए, जब भी मोब इस तरह का चार्ज मोब होता है, तो उसमें जहां किसी पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं तो वहां पे दूसरे किस्म के लोग भी अपना काम निकालते हैं। अब मुझे ये बताएं कि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से लूट मार करना वो कौन करेगा? उनको यही मौका चाहिए होता है। एटीएम मशीन को काट के वहां से पैसे निकालना कौन करेगा? उनको ये मौका चाहिए, या फिर इस तरह की दूसरी चीजें। तो ऐसा नहीं होता कि मैं ये कहूं कि सिर्फ पीटीआई के लोग होंगे, बीच में से दूसरे लोग नहीं होंगे जो ये काम करते हैं। लेकिन अफसोस कि पीटीआई के लोगों ने ही वो अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड कर दी, लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में और बाकी दूसरी जगहों में जहां हालात पहले से इतने अच्छे नहीं थे, लॉ एंड ऑर्डर की। चलिए, मैं आता हूं फखर आपके पास। मैं सीधे रोबिंदर जी का यहां पर रुख करना चाहूं। रोबिंदर जी, ये जो पूरे हालात हैं, इसको केवल एक सियासी संकट के तौर पर, फौरी तौर पर उसको देखा जाए, समझा जाए, या फिर स्थितियां गृह युद्ध की बन रही हैं? थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली स्थितियां गृह युद्ध कहिए, गृह अनरेस्ट कहिए, गृह के अंदर मेल्ट डाउन कहिए, जो भी कहिए, विद ऑल ड्यू लव एंड अफेक्शन विद आवर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पाकिस्तान का फ्यूचर एब्सोल्युटली डार्क है। एक अंग्रेजी में सेइंग होती है, लाइट एट एंड ऑफ टनल, कि ट्रेन जा रही है, टनल के एंड में तो लाइट दिखती है ना। पाकिस्तान इस समय ऐसे हालात में कि उस टनल के एंड में कोई लाइट नहीं है, और उसका सबसे बड़ा एक कारण है ऑफ कोर्स इनकी इकोनॉमी, ओके, और इकोनॉमिक हालात। बट मूविंग बैक, जो आपके अभी हमारे कोलीग कह रहे थे पाकिस्तान से, वेरी ट्रू। एंड सी, मेरे को जो दिखता है यस कि ये मामला बढ़े, अगर ये बढ़ता है, जैसे अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सरकार अभी तो ये कह रहे ISPR ने थ्रेट दे दी है कि अगली बार कोई जरूरत ना करे आर्मी को अटैक करने की, इंस्टॉलेशन को, राइट। और पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एक तरह से क्रैक डाउन कर रही है पीटीआई के ऊपर। इमरान को तो कर लिया अरेस्ट, जो भी चार्जेस है लगाएंगे उस पर आगे चलेंगे। उसके एक और मिनिस्टर, फॉर्मर कोलीग को, शाह महमूद कुरैशी को भी अरेस्ट कर लिया है। एग्जैक्टली। तो पीटीआई के जितने एक्टिव लीडर्स होंगे, इन सबको देश भर में ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से हैवी हैंड के साथ पाकिस्तान की सरकार कोशिश कर रही है अभी क्रैकडाउन करने का। अगर ये क्रैकडाउन इनका सरकार का सक्सेसफुल हो जाता है, प्रोटेस्ट कम हो जाती है इत्यादि, मामला तो भभकता रहेगा। पाकिस्तान इस समय एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, वो अलग बात रखिए जी, तो अलग अलग चलेगा। मिलिट्री पीछे है,
मुझे एक चलिए। और चीज दिखती है पाकिस्तान में, जस्ट क्विक 2 थिंग्स, जी। कि ये क्या पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है? आज तक पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री में आर्मी के खिलाफ इस तरह की बात क्लियर कट जो इमरान खान ने कही। जी रविंदर जी, मैं आता हूं इसी बात पर, क्योंकि अगला हमारा जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता में हमेशा सेना की दखल रही है, या तो सीधे तौर पर उसने एडमिनिस्टर किया है या फिर पर्दे के पीछे से पूरा खेल किया है। ऐसे में तीसरा सवाल हमारा सेना से ही जुड़ा हुआ है, और हमारा सवाल है क्या पाकिस्तान की सत्ता पर सेना की पकड़ कमजोर हो गई है? रविंद्र जी, जिस बात को आप कह रहे थे कि कहीं रेवोल्यूशन की तरफ तो चीजें नहीं जा रही, क्योंकि सेना के ही खिलाफ यहां पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। सेना मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, सेना के जो अधिकारी हैं उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, तो यह क्या इशारा है? सबसे बड़ा इशारा और असलियत तो यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं जो आज तक कभी नहीं उठे। पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिबिलिटी पे हिट हो रही है। पाकिस्तान की आर्मी को अपनी इज्जत बचानी है, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख बचानी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पाकिस्तान आर्मी की ये हो गई है। जी। ओके, बट यस, पाकिस्तान आर्मी उनके पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ओब्लिक कंट्रोल करती है, वो सारा कुछ है पीछे से। अब इस समय हालात ये हैं कि पाकिस्तान आर्मी आई थिंक खुद भी नहीं चाहेगी कि मार्शल लॉ लाऊं। मार्शल लॉ ला करके कर क्या लेंगे? ये कुछ दिन के लिए वायलेंस रोक लेंगे सड़कों पे। अगले 6 महीने में, 3 महीने में जो भूखमरी होगी उसके चलते जो लोग सड़कों पे आएंगे, उसका क्या करेगी आर्मी? आर्मी की और ज्यादा किरकिरी पिटेगी ही नहीं, रेवोल्यूशन आएगा देश में। जी, मैं सीधे फकर का यहां पर रुक करूंगा। रविंद्र जी, आता हूं आपके पास। फकर, पाकिस्तानी आर्मी को डीप स्टेट की संज्ञा दी जाती है, जितने भी विदेशी डिप्लोमेटिक सर्कल से वहां पे कहा जाता है इतना दबदबा पाकिस्तानी आर्मी का। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा, जो पाकिस्तान से खबरें आई, लोग ही आर्मी के ऑफिशियल्स को क्वेश्चन कर रहे थे, उनके रहन सहन को क्वेश्चन कर रहे थे कि हम खाने खाने को मोहताज हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, और उनका राजसी रहन सहन जारी है। पॉलिटिकल क्लास को क्वेश्चन कर रहे थे। ऐसे में सेना के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा चेंज है। पाकिस्तान को अभी बने हुए 75 साल हुए हैं, लेकिन इसमें एक तो 4 मार्शल लॉ लगाई गई, वो यकीनन इन्हीं के लोगों ने लगाई थी जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट थी। 4 डिक्टेटर्स हमारे ऊपर 33 ईयर्स तक हमारे ऊपर वो लोग हुकूमत करते रहे। इसीलिए अभी जिस तरह रविंद्र साहब ने बात की कि अभी वो कभी नहीं करेंगे कि वो आके दोबारा से वो पीएम ऑफिस में या प्रेसिडेंशियल ऑफिस में वो जाके बैठ जाएंगे। उनको पता है कि सिचुएशन ऐसी नहीं है, और अब क्योंकि मार्शल लॉ इसलिए मुश्किल हो गई है कि अभी जिस तरीके से आपका पूरा मीडिया, यानी आज सुबह से इसके ऊपर बात कर रहा है, यूरोपियन मीडिया बात कर रहा है, अमेरिकन मीडिया बात कर रहा है, गल्फ का जो अरब मीडिया वो बात कर रहा है, तो आप इन चीजों को छुपा नहीं सकते। इसीलिए मेरे ख्याल में मिलिट्री के जो अरबाब इख्तियार, जो पावरफुल लोग हैं, उनको ये बात बड़ी क्लियर है। इसीलिए जो कल चीजें मैं आपको पहले शुरू में बता रहा था कि कल वाली चीजें शायद ना होती, न पहले हमने कभी देखी हो, ना आपने कभी सुनी होगी, ना हमने कभी सुनी है कि इस तरह कभी हुआ हो। इसीलिए नहीं हुआ था कि लोग और तरह से बिहेव करते थे। भुट्टो साहब के फांसी के दौरान या फिर और बहुत सारे ऐसे वाकये आए, ऐसी सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन एक वक्त मीडिया नहीं था, सेकेंडरी सोशल मीडिया और इस तरह की चीजें थी। इमरान खान साहब ने अपने लोगों को पिछले 8-10 सालों में सोशल मीडिया के जरिए बड़ा एंगेज रखा, उनको बूस्ट करते रहे, और उनको कहा गया कि अगर सवाल और भी है, मैं आपके पास आता हूं, और अगला जो हमारा सवाल है वो भी सेना से ही जुड़ा है। दरअसल जो भी सत्ताधारी रहा पाकिस्तान में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो भी बना, उसने हमेशा सेना से तालमेल बना के रखा, और सेना से जिसकी आंख बिगड़ी उसकी किस्मत भी बिगड़ गई। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और हमारा सवाल है, क्या सेना पर निशाना साधना इमरान को महंगा पड़ गया? आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की सत्ता पर इमरान खान काबिज हुए थे तो वो सेना के प्यारे थे, जनता के दुलारे थे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले, समीकरण बदले, और अब स्थिति यह है कि इमरान सलाखों के पीछे हैं और सेना सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए है। पाकिस्तान में इमरान खान को भले ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दुनिया जानती है कि इमरान खान अपने ही देश की सेना के निशाने पर हैं। इमरान खान की खींचकर हुई गिरफ्तारी के बाद से ही पूरा पाकिस्तान धधक रहा है। ये आग की लपटें पाकिस्तानी सेना के साथ साथ
अफसरों के घर तक पहुंच गई हैं। ये तस्वीर लाहौर के कोर कमांडर यानी शहर में फौज के सबसे बड़े अधिकारी के घर की है। यहाँ इमरान खान के सैकड़ों समर्थक हाथों से लाठी लिए पहुंचते हैं और जो कुछ सामने दिखा बस तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इमरान के समर्थकों ने मौके पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी को भी धमकी दी। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। देखते ही देखते कोर कमांडर के घर भीड़ बेकाबू हो गई। इमरान के समर्थकों पर मानो खून सवार था, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला। सोफे से लेकर सजावट के सामान और टीवी तक को तहस नहस कर दिया। जब इतने से उनका मन नहीं भरा तो समर्थकों ने घर के फर्नीचरों को एक जगह रखकर उसमें आग लगा दी। सेना से इमरान की दावत कोई नई बात नहीं है। साल 2018 में जब सेना ने इमरान खान को पीएम बनवाया, उसके कुछ महीने बाद ही सेना के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। ये टकराव चरम पर तब पहुंचा जब इमरान खान ने जनरल नदीम अंजुम की आईएसआई चीफ की नियुक्ति में टालमटोल की। यही नहीं, सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जनरल फैसल नसीर पर कई बार हत्या की साजिश का आरोप भी लगा चुके हैं। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक पूरे पाकिस्तान में बेकाबू हो गए हैं। इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक सरकारी संपत्तियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। या यूं कहें कि पाकिस्तान गृह युद्ध के दलदल में धंसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पाकिस्तान में हालात अराजक हैं और पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है। ऐसे में भारत भी पाकिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या पाकिस्तान में अराजकता का असर भारत पर भी पड़ सकता है? एक और सवाल पर नजर डालते हैं, हमारे छठे सवाल पर। सवाल है, भारत को किन किन मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ सकती है? रविंद्र जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। रविंद्र जी, भारत के लिए कितना चिंता का विषय है पाकिस्तान की अराजकता? थैंक यू। इसमें तो कोई सवाल है ना कोई शक है कि पाकिस्तान की अराजकता भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, डेंजर है मल्टीपल काउंट्स में। और मेरे विचार से, मैं इस समय जितने भी मीडिया सब में बात हो रही है तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट ऑब्वियसली हाईलाइट कर दूंगा कि हमें आतंक का खतरा है। पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेट डिसॉल्व हो जाती है, सिविल वॉर हो जाती है, तो आतंकियों के हाथ न्यूक्लियर वेपन तक पड़ सकते हैं, राइट? उस हद तक खतरा है भारत के लिए इत्यादि। मैं इसमें तो ये काफी चर्चित हो चुकी है। मैं एक बात अलग से कहना चाहूंगा, भारत और क्या कर सकता है? जी डेफिनेटली हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह को जितना भी करेंगे एक्सेट्रा। मेरा एक विचार है जिसपे मैं आज आर्टिकल लिख रहा हूं, आपसे शेयर भी कर लूंगा कल। देखिए, जब यूएन बना था तब एक सिस्टम बना था ट्रस्टीशिप काउंसिल का 1945 में, जब कुछ करीब 11 एक एरिया से दुनिया भर के जहां पे अराजकता थी, क्लियर नहीं था कि ब्रिटेन के, इटली के कॉलोनीज थी, तो उनको यूएन ने ट्रस्टीशिप में रख दिया था। यानी कि उन देशों की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक देश को जिम्मेदारी दे दी गई थी। जैसे मानो इटली को दे दी गई सोमालिया की या किसी की, और इटली ने जो वहां एडमिनिस्टर करा, इटली की आर्मी गई, इटली की पुलिस गई, उन्होंने सोमालिया उस इलाके की लोकल पुलिस आर्मी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस संभाली और यूएन को रिपोर्ट करते रहे, भाई देखो ये है। ये प्रोग्राम करीब 40-50 साल चला था। मेरे विचार से आज की तारीख में भारत को एक इमीडिएट मूव करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में कि पाकिस्तान को ट्रस्टीशिप में डाल दिया जाए। मैं आपके पास लौटता हूं रविंद्र जी। हम अपने अगले सवाल पर नजर डाल लेते हैं, और सवाल हमारा यह है कि अस्थिरता के बीच पाकिस्तान में कितने सुरक्षित हैं न्यूक्लियर हथियार? मैं सीधे फकर का यहां पर रुख करना चाहूंगा। फकर, आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले हो गए, रेडियो स्टेशन पर हमले हो गए,
जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में एक सवाल, एक डर यह है कि जो आतंकी तंजीमें हैं कहीं वो इतनी हावी ना हो जाएं कि न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में आ जाएं। ये कितना बड़ी चिंता का विषय है? देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स को आप एक आम चीज के साथ उसका कंपेयर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं कि रेडियो पाकिस्तान है या फिर बाकी ऐसी चीजें मार्केट्स होती हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर और कोई ऐसी इंस्टॉलेशन है, वो एक अलग चीज होती है। न्यूक्लियर का मैं मतलब लास्ट 12 ईयर से मैं जर्नलिज्म में हूं। मेरा आज तक बहुत सारी जगहों पे मुझे जाना होता है, लेकिन मैं आज तक न्यूक्लियर जहां पे हमारे इंस्टॉलेशन हैं या जहां पे ये सारा कुछ होता है, मैं आज तक नहीं जा सका। हालांकि आना जाना होता है और हो सकता है, लेकिन नहीं जा सकता। तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और चलिए रोमेंद्र जी, फखर का मानना यह है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चिंता पूरी दुनिया के जहन में यह है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। जी की बात समझता हूं, बिल्कुल आई एग्री विद हिम कि न्यूक्लियर जो भी फैसिलिटीज हैं एक्सट्रीमली मल्टीपल लेयर्स के द्वारा सिक्योर होती हैं। पर खतरा इसमें यह है ना कि पूरे देश में अराजकता हो जाए, सिविल वॉर हो रही है, आग लगी पड़ी है हर तरफ। केवल खतरा ये नहीं कि आतंकी आकर के उस कॉम्प्लेक्स से न्यूक्लियर कुछ मटेरियल चुरा के डर्टी बॉम्ब बना लेंगे, वो एक छोटी है। दूसरा बड़ा खतरा यह है कि इन्हीं इंस्टॉलेशन में जो लोग कुछ ऐसे हों जो कि इन आतंकियों के सपोर्टर हों, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, इंजीनियर हों, वो इनको पास ऑन कर दें कि भाई आप कुछ कर लो। हालांकि आई विल एग्री टू। बहुत बहुत शुक्रिया रोमेंद्र जी, आपका समय की कमी है वरना और आपसे बातचीत करते इस मसले पर। और साथ ही साथ फखर का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जो इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए।